हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे, ये आपका हिस्ट्री का है ना। तो आपकी ये हिस्ट्री का 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसमें पहले हम ईस्वी को, है ना, आपका मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल कितने कितने वर्षों के बीच में कहा जाता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इसमें है आपका जब से जीवन की शुरुआत हुई है तब तक 700 ईस्वी तक को प्राचीन काल, 700 ईस्वी तक को प्राचीन काल, और मध्यकाल का 700 से 1750 के बीच में, है ना। और उसके बाद आपका आधुनिक काल 1750 से आपका अभी तक का है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका जो नक्शा है सबसे पहले देखेंगे, ये आपका बहुत पुराना है, मतलब ये नक्शा, और ये 12वीं सदी का है। ये पहला नक्शा आपका जो तैयार हुआ था ऐसे तैयार किया गया था। और ये जो नक्शा तैयार किए थे उनका नाम है आपका भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी जी ने, ये नक्शा उन्होंने बनाया था। आप इसमें देखना, आपका हाईलाइट की हूँ इसमें, आप उसको देख लेंगे साइड में, उनका नाम है, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है देखते हैं। आपका बोला कि अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है ना। आप देख रहे होंगे इसमें 2 नक्शा है आपका, पहले ये जो फर्स्ट वाला है, सेकंड ये है ना। तो फर्स्ट में क्या है आपका, जो ये ऊपर वाला भाग है, ये आपका क्या है, श्रीलंका है ना। देखो इसमें क्या बोला है, मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शों में एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, ठीक है। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, आप उसमें देख रहे होंगे जो नाम दिया गया है फर्स्ट में मानचित्र में, उसमें अरबी में नाम दिया गया है। और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया है। और अभी उसके बाद आपका जो दूसरा नक्शा तैयार किया गया था 1720 में, 18वीं सदी में, तो ये आपका कितना, वो 12वीं सदी का था ये पहला वाला नक्शा, और ये कब का है, ये 18वीं सदी का, मतलब आपका 600 वर्ष का इसमें अंतर है। तो ये नक्शा तैयार किए हैं, इनका नाम क्या है इसमें देखेंगे तो गुलाम द लिस्ले ने, है ना। तीनों ने एटलस नुवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, तो इसको मतलब एक नक्शा तैयार किए हैं। तो इसमें क्या है देखते हैं। पहले इसमें मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, क्योंकि 18वीं शताब्दी में है, पहला क्या है 12वीं शताब्दी में है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। मतलब आप जो पहला नक्शा देखेंगे उसमें देखिए, उसमें क्लियरिटी नहीं है हमको, मतलब हमारे लिए पहचान के लिए नहीं है, हम नहीं पहचान पा रहे, मगर जो सामने वाला है जो बनाया था उसमें वैसे नक्शे को देख करके आना जाना होता था, ठीक है। और ये जो अभी का नक्शा तैयार किया गया है, मतलब जो दूसरा नक्शा है, इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा भारत है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे में ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मतलब जो व्यापारी थे जो समुद्री यात्रा करते थे, तो यही नक्शा को देख करके वो आना जाना करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। चलो आगे का देखते हैं क्या है। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों की दस्तावेजों को, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों को, उन भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे मतलब जो पिछला जो था, है ना, तो दस्तावेज है, और फिर जो हम नया तैयार करते हैं तो उसको क्या करना होता है, हमको ध्यान में रख करके तैयार करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये मतलब ये समझने के लिए बस 3-4 लाइन। इसके बाद क्या है, नई और पुरानी शब्दावली है। इसमें बोला गया है कि अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत ही बदली हुई हैं। मतलब
अभी एग्जाम्पल देख लो इसमें, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदल जाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ शब्द के अर्थ हुए, है ना, वहाँ व्याकरण हुए, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए अब देखो इसमें हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के लिए इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है आपका, 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या है कि आपका उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ है उनमें इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान शब्द दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है इसमें 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, ये क्या है, 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्य के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़े थे, ठीक है। मतलब आपका ये क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 14वीं सदी के जो कवि अमीर खुसरो हैं, है ना, ये अमीर खुसरो द्वारा ये प्रयुक्त शब्द हिंद इनके द्वारा लिया गया है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या है, विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, ठीक है। और पहले क्या था आपका इसमें, जो भारतीय ना हो सीधे बोला गया है ना, लेकिन इसमें देखिए आगे का पहले देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। मतलब पहले के ज़माने में क्या था कि अगर एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव से आ रहा है, आप उसको नहीं पहचान रहे, तो उसे विदेशी कहा जाता था। और अभी क्या है कि अभी हम अपने राज्य में हैं, अपने शहर में, अगर वो दूसरे मतलब कंट्री से आ रहा है तो उसे विदेशी कहा जाता है। उसे मतलब अपने राज्य से, अपने गांव से अगर ऐसे आते हैं तो कोई, तो उसको विदेशी नहीं कहा जाता। अभी और पहले में क्या है, अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहा जाता है, परदेसी, और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गाँव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, इतिहासकार और उनके स्रोत हैं, इसको देख लेते हैं। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्तवंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये आपका क्या आ गया है, आपका ये मध्यकाल है, ठीक है। 700 से आपका 1750 ईस्वी तक, ये क्या है, आपका ये मध्यकाल है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही हैं, ठीक है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। और जाहिर सी बात है, आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर आपको पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों के बारे में सूचना इकट्ठी करनी पड़ेगी कैसी है, तो उसको हम क्या करते हैं, संभाल के दस्तावेजों को रखते हैं, और उसी के माध्यम से हम आपके इतिहास को, प्राचीन काल को समझते हैं, है ना। उसके बाद क्या है देखते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं और इस युग के प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किए हैं, जैसे इसमें
कागज़ का है, तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध होता था, क्योंकि उस टाइम आपका कागज़ क्या था, बहुत ज़्यादा महंगा था। आपका मध्यकाल से क्या हुआ है, कागज़ थोड़ा थोड़ा सस्ता होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसमें देख लो कागज़ का मूल्य बताया गया है। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो ये बस समझने के लिए है, कागज़ का मूल्य बोला गया। मगर इतना जानना है आपका, जो मध्यकाल में है कागज़ आपका सस्ता हो गया था थोड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन होता है, क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। वो जो अपने भाषा में लिखी हो, धीरे धीरे भाषा क्या होती है, चेंज होती है, तो हमको वो पहचानने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमें आपको प्राचीन काल के बारे में समझना है, तो हम क्या करते हैं कि जो पुरानी अभिलेख हैं, जो पांडुलिपियाँ जो तैयार किए गए थे, उसको हम क्या करते हैं, समझते हैं पहले, तब उसको पढ़ेंगे जो रखा हुआ है, तो उसके बाद ही हमें चीज़ें समझ आती हैं। ठीक है, उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन इसके लिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। मतलब इसका क्या है, जो नकल नवीस क्या है कि जो एक जैसे कोई बुक है, उसको छापने के लिए पहले तो मशीन तो था नहीं कि हम मशीन से छाप दें। तो पहले क्या करते थे, एक व्यक्ति होते थे जिनका नाम मतलब उनको बोला जाता था नकल नवीस, है ना। तो वो क्या करते थे, एक बुक लेते थे और दूसरा पन्ना एक और बुक पकड़ते थे, उसमें क्या करते थे, वो लिखते थे। ठीक है, अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है, तो आप जानते ही होंगे कि वह काम आसान नहीं है। कभी कभी उनके लिखावट या उनके लिखने का तरीका, जो अंदाज होता है, वो अलग होता है, और कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जाहिर सी बात है, अगर अभी क्या है कि मशीन के द्वारा हम एक बुक को कॉपी करना है तो 2 मिनट में कॉपी हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले उसको क्या करना पड़ता था, कॉपी करना पड़ता था। और कॉपी करने के कारण कि वो कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें छूट जाती थी, और वो लिखते थे तो वो उसमें अपने मन से भी कुछ मेंशन कर देते थे, उनको कुछ चीज़ें नहीं समझ आती थी। फिर उसके बाद कोई और अगर बुक छाप रहा है तो वो ऐसी करता था। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें काफ़ी अंतर आने लग गए। ठीक है, अभी वही आप बुक देखेंगे कि दस्तावेज़ देखेंगे जो पुराने ज़माने के थे, उसमें में अलग है। वही आप वही दस्तावेज को जो कॉपी किया गया है 10 साल बाद देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, चलो बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है इसमें, बाकी इसमें 2 और आपका 2 पार्ट और है, उसके साथ इसको लेंगे। ठीक है।